दूसरा, जो कमिश्नर है उसके पास में कलेक्शन राइट्स भी थे कि सारा का सारा रेवेन्यू जो होगा वो कमिश्नर के पास में आएगा, कलेक्टर जो है वही कहलाएगा, सारा का सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को किस तरह से चलाना है ये कमिश्नर के हाथों में होगा। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे का काम है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो किसी भी भारतीय के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते थे। इससे क्या हुआ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक तरह से लाइन पे चलने लगा। दूसरा है डिसबैंडिंग ऑफ खालसा आर्मी एंड जनरल डिसआर्मामेंट ऑफ द सिख्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे अगर हम महाराजा रणजीत सिंह के समय देखते हैं या गुरु गोबिंद सिंह जी के समय पे देखते हैं, खालसा फौज, लोग अपने आप को खालसा फौज कहते थे। सिख जो बने वो क्या एक चोला पहनते थे, अपने पास में कुछ हथियार रखते थे, पंज ककार पहनते थे, और तलवार रखना या अपने हाथ में कोई ऐसा हथियार लेना जो कि अपने आप को बचाने के लिए या किसी दूसरे के ऊपर वार करने के लिए यूज़ किया जाए, वो बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो लोग हैं, ये खालसा पंथ में जो सजे हुए हैं, जो बैप्टाइज हो चुके थे, वो अक्सर अपने घोड़ों के ऊपर चलते जाते थे और महाराजा रणजीत सिंह जो हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। वो अपने आप को अकाली सैनिक कहते थे, घोड़ चढ़े सैनिक कहते थे, जंगलों में आम घूमते थे, कई तरह के हथियार उनके पास होते थे। बट ब्रिटिशर्स को ये बहुत अजीब लगा कि ऐसे कोई अपने आप में हथियार लेके घूम रहा है, घोड़ों पे घूम रहा है, कोई भी ऐसे तो अटैक कर सकता है, हमारे ऊपर कर सकता है, आपस में लड़ सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इनिशियली क्या काम किया, ये जो खालसा सैनिक जो हैं इनकी डिसबैंडिंग कर दी कि ये आपका कोई बैंड नहीं है, ब्रांड नहीं है, आप अपने ये सारे के सारे हथियार जो हो वो सरेंडर कर दो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। और बहुत ही लिमिटेड और बहुत कम जो है इफ़ेक्टिव हथियार उनको दिए गए, जिनका कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक असर नहीं होगा। दूसरा, जनरल डिसआर्मामेंट ऑफ द सिख्स। कुछ ये जो लोगों की बात की हमने सिख खालसा आर्मी की, खालसा वो पूरे खालसाई वेशभूषा में घूमते थे, पर अगर हम पंजाब के कॉमन सिखों की बात करते हैं तो घर घर में कितनी कितनी तलवारें होती थी, इवन बंदूकें भी रखी हुई थी कई सिखों ने। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी ज़मीनें हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए ये सब रखते हैं, बट ब्रिटिशर्स ने वो सारे के सारे हथियार उनसे लिए। अंग्रेज़ों ने घर घर में जाके चेकिंग्स करवाई, छापे मरवाए कि किस किस के घर में हथियार पड़े हुए हैं। वो सारे के सारे हथियार जो हैं वो कलेक्ट किए गए, सारे सिखों को बेहथियार कर दिया गया। और अब कई लोग चाहते हैं कि हमारे इतने बड़े खेत हैं, हमारे ऊपर कोई अटैक करते हैं, हमें तो अपने लिए हथियार रखना पड़ता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ठीक है, आपको हथियार देंगे, आपने बंदूक लेना है, आपको हम बंदूक देंगे, बट उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंसिंग ऑफ द वेपन्स का काम शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। मान लीजिए किसी के पास कोई बंदूक है, वो उसने किसी को मार दिया, तो अब कैसे पता चलेगा कि इसने इस व्यक्ति को मार दिया, ये गलत काम किया? उसके लाइसेंस से, लाइसेंस के ऊपर उसकी रिवॉल्वर या उसकी बंदूक का नंबर लिखा होगा, जो गोली चली है उसका नंबर लिखा होगा, और इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये बंदूक का लाइसेंस इस व्यक्ति के नाम पे है और ये व्यक्ति ने मारकाट की है, इस व्यक्ति ने ये वारदात को अंजाम दिया है, तो वो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। आजकल भी अगर आप देखते हैं किसी के पास में कोई हथियार है तो उसको फॉर्मली सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि वो जिम्मेदार है इसके लिए जो भी कुछ होगा। तो ये फर्स्ट टाइम था भारत में, इवन पंजाब में, लाइसेंसिंग ऑफ द आर्मामेंट्स जो पंजाब में भी की गई। इसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ पंजाब। पंजाब जो है, पंजाब के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि पंजाब एक ऐसा स्टेट था जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे लगता था। अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले कोई भी व्यक्ति अगर एंटर करते तो वो पहले पंजाब में एंटर करते। तो पंजाब जो है, बहुत सी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा पंजाब को, और इवन इंटर स्टेट जो फाइट्स भी हुए, बाहर के और स्टेट्स, भारत के अलग अलग स्टेट्स, इनके भी पंजाब के साथ में लड़ाइयाँ हुई। तो पंजाब की सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिफेंस की बहुत बड़ी बात थी, स्पेशली अफ़गानिस्तान की तरफ से।
तो ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने सारा सर्वे किया कि अफ़गानिस्तान की तरफ जो बॉर्डर लाइन लगता है पंजाब का, उसमें क्या क्या कमियां हैं। कमियां ये थी कि वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया कि वहाँ पे किले बनाने चाहिए। जो पहले किले बने हुए थे वो टूट फूट चुके थे और वहाँ तक जाने का रास्ता बिल्कुल भी कच्चा था, बिल्कुल भी अच्छे रास्ते नहीं थे, बहुत दूर पड़ता था, कई टाइम, लंबा टाइम लग जाता था। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, जो बॉर्डर एरियाज थे वहाँ पे जो किले बने हुए थे उनको रिपेयर करवाया। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज़ में जो लंबे एरियाज़ खाली पड़े थे उनके अंदर नए किले करवाए, फोर्टिफिकेशन ऑफ न्यू कासल्स, न्यू फोर्ट्स बनवा दिए। इसके अलावा उन्होंने देखा कि सड़कें नहीं हैं वहाँ तक जाने के लिए। मान लीजिए कोई जो अंग्रेज़ हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में बॉर्डर के ऊपर उनको जो है वो सैनिकों की ज़रूरत है, वो सैनिक तो 2-4 महीने पहुँचेंगे ही नहीं जब तक लड़ाई में हार हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए थी वो रोड, सड़कों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, बढ़िया रोड्स बिल्डअप कराई जो कि बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ की तरफ जाती थी ताकि टाइम कम लगे। दूसरा, सैनिकों को खाना पहुंचाना होता है, हथियार पहुंचाने होते हैं, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो भी सैनिक अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो पहले किले बने हुए हैं उनमें जो सैनिक अपॉइंट किए गए थे महाराजा रणजीत सिंह के समय पे, वो अब बूढ़े हो चुके थे, लड़ाई करने की इतनी समर्था नहीं थी। उनको क्या किया, ये नहीं कि सबको निकाल दिया, उनको जो है वो मेन एरिया में ले आए जहाँ पे लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है और वहाँ तैनात कर दिया। बट उनकी जगह पे नए यंग सोल्जर्स जो हैं वो अपॉइंट कर दिए जो कि बहुत अच्छे तरह से लड़ाई कर सकते हैं और डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को भी विकसित किया उन्होंने कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, स्पेशली फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कि सैनिकों को लेके जाना है, सैनिकों को पैदल चलाएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बढ़िया व्हीकल्स जो हैं उनका इंतज़ाम किया गया पंजाब में ताकि सैनिक जो हैं बॉर्डर एरियाज़ की तरफ बहुत जल्द पहुंचाए जाएं। और बॉर्डर एरियाज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी जितनी ब्रिटिशर्स ने की शायद ही पहले किसी ने इतना किया हो। उसके बाद में है रीशेपिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। पहले जैसे महाराजा रणजीत सिंह के समय पे सिस्टम चल रहा था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था उसमें लैंड जो है वो 4 तरह की लैंड हम मानते हैं, पोलाज, पुराती, छच्छर, बंजर, ये अकबर के समय पे चल रहा था और आगे भी ऐसे चल रहा था कि जो बहुत उपजाऊ ज़मीन है उसका 1/2 हिस्सा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो लैंड आता है उसका 1/3 हिस्सा। तो महाराजा रणजीत सिंह जो हैं उनके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना बढ़िया नहीं था और रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। पहले जैसे कनकूत सिस्टम चलता था, बटाई सिस्टम चलता था, वो अब कभी कैसे चल रहा है क्योंकि आपसी लड़ाइयाँ राजाओं की इतनी हो रही थी, सक्सेशन के राजगद्दी के लिए ही लड़ाई झगड़ा इतना चल रहा था कि रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अब ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने पूरा का पूरा जो लैंड जो है उसको मेजर कराया, मेजर करा के उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कराया कि कौन सी लैंड जो है वो खेती लायक है, कौन सी ज़मीन जो है वो खेती लायक नहीं है। खेती लायक ज़मीन को भी क्लासिफाई अगेन कराया, कौन सी ज़्यादा उपजाऊ, कौन सी थोड़ी कम उपजाऊ, उससे कम उपजाऊ, वो सारा काम इन्होंने किया। ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन के ऊपर जहाँ साल में 2 फसल हो सकती हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ज़मीन जिसमें साल में 1 फसल होती है या 2 सालों में 3 फसल होती है उसमें थोड़ा कम टैक्स, फिर तीसरे नंबर पे जो ज़मीन काफ़ी कम उपजाऊ है, साल 2 साल बाद 1 फसल मिलती है उसके ऊपर और कम टैक्स। अब ब्रिटिशर्स ने एक काम और किया कि व्यापारियों के ऊपर भी ऑक्ट्राई, जिसको हम चुंगी कर कहते हैं, वो लगा दिया और एक्साइज ड्यूटीज़ का काम भी जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया। इवन ये जो हम पहले कहते हैं कि शराब पीना, ये भारत में एक काम चलता था कि लोग घर में ही शराब बना लेते थे, ये ब्रिटिशर्स ने ऐसा जो है वो एक नया कानून इम्प्लीमेंट किया
जिसको उन्होंने ये शराब को जो है वो टैक्स के अंडर लेके आए कि शराब को ऐसे नहीं बनाएंगे। पंजाब में भी लोग घर घर में ऐसे शराब बना लेते थे, पी लेते थे, उनको उन्होंने इसको एक्साइज एक्ट के अंडर कवर किया और इसको बनाने का एक स्पेशल तरीका लिया और इसको बेचने के लिए टैक्सेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, अब पहले तो ज़मीन का क्लासिफिकेशन कराया कि कौन सी ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी थोड़ी कम उपजाऊ है। उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो किसान हैं पंजाब के वो एक ही तरह की फसल बीजते जा रहे हैं, गेहूँ, चावल, मक्की, और मतलब सारे किसान ऐसी फसल बीजेंगे, कौन खरीदेगा, उनको कोई इसको बढ़ाने का नहीं है। बट ब्रिटिशर्स जो हैं उनको ये था कि एग्रीकल्चर ऐसा होना चाहिए जिसकी फसल फटाफट से जैसे प्रोडक्शन निकले उसी समय बिकने लग जाए। वो कौन सी फसल होगी जिसकी डिमांड होगी। डिमांड किन चीज़ों की थी? डिमांड दालों की थी, फ्रूट्स की थी, सब्जियों की थी, कॉफ़ी की थी, टी की थी।